हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट ब्लास्ट का मैच, जो कि होने रहा है ग्लॉस्टरशायर और मिडिलसेक्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने रहा है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में, जो ग्लॉस्टरशायर का घर है। दोनों ही टीम वैसे तो बाहर हो ही चुकी है, जैसे कि आपको पता ही होगा। ग्लॉस्टरशायर के चांसेस थे, लेकिन सेकेंड लास्ट मैच डे के बाद वो भी खत्म हो चुके हैं। और ग्लॉस्टरशायर का परफॉर्मेंस सीजन में बहुत खराब रहा है। पिछले सीजन में फिर भी ग्लेन फिलिप्स के ऊपर डिपेंड करके कम से कम बैटिंग से तो कोई दिक्कत उनके लिए नहीं हो रहा था। इस सीजन में वो भी बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। और बाकी बैट्समैनों के बीच में अगर मैं थोड़ा बहुत जेम्स ब्रेसी का परफॉर्मेंस हटा दूं, तो ज़्यादा आपको बैटिंग से उतना कुछ खास देखने मिलेगा नहीं। और बॉलिंग तो कभी इनकी स्ट्रेंथ रही नहीं है, तो बॉलिंग से भी उतना कुछ खास नहीं। मेरे ख्याल से एक मैच था जहाँ पर केंट को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके। बाकी मुझे याद तो नहीं आ रहा कि बॉलिंग से उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा करा होगा। और मिडिल्स की बात क्या ही करें, जैसा हमेशा चलता है वही है। लास्ट मैच में भी हमने बताया हुआ था, और जीता जाता मैच वो हार के आए। ठीक है, एक ऐसा मैच था जहाँ पर उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ से भी वो मैच हार के आए। नंबर 9 नंबर 10 बैट्समैन से छक्के खा गए। तो यही होता है मिडिल्स के साथ भी, और यही चल रहा है इस सीज़न में भी। अभी इस मैच का कोई ऐसे तो मतलब नहीं है, लेकिन दोनों ही टीम प्राइड के लिए खेलेगी। और ग्लॉस्टरशायर ने ऑलरेडी काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं टीम में, तो देखना ये पड़ेगा कि उनका इफेक्ट क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में होने जा रहा है, जहाँ पे सेकंड लास्ट मैच और लास्ट मैच दोनों ही हमने कवर करा था। सेकंड लास्ट मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, लास्ट मैच हुआ था जहाँ पे भी मेरे ख्याल से ग्लॉस्टरशायर हारी ही थी। वेदर यहाँ पे क्लियर है, थोड़ा बहुत बारिश हो सकता है मैच के आगे, मैच के 3-4 घंटे पहले, लेकिन मैच के दौरान कोई बारिश के चांसेस अभी तक नहीं दिख रहे हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो मिडिलसेक्स यहाँ पे 2-3 से पिछड़ रही होगी, और आप जैसे देख भी सकते हैं यहाँ पे। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आखिरी 5 मैचों में आमने सामने हुई हैं तो क्या क्या चीज़ है जो हम नोटिस कर सकते हैं। तो ये पहला मैच है शिल्टनहैम में। शिल्टनहैम जनरली एक होम ग्राउंड होता है ग्लॉस्टरशायर का, जहाँ पर इस सीजन में कोई मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं हुआ है। तो ये पहला मैच जो है मिडिलसेक्स ने बना था 148, कम स्कोर था, 9 विकेट गिरे। इसकी राजी और सिम्पसन के स्कोर्स आपको दिख जाएंगे। बाकी डेविड पेन, रायन हिगिंस आज के मैच में रेस्टेड है, स्क्वाड में नहीं है। बाकी होवेल आपको दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। ग्लॉस्टरशायर चेस कर गई, थोड़ा मशक्कत जरूर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने चेस कर लिया। जहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको हैमंड दिख जाते हैं, होवेल दिख जाते हैं, टेलर दिख जाते हैं, और यहाँ पर हम है। तो मोस्टली ये प्लेयर्स आपको अभी करंट स्क्वाड में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे हैमंड जो मेजर परफॉर्मर थे। इसके अलावा बॉलिंग से डेविड पेन, स्किनाजी, सिम्सन और हेल्म, ये आपको दिख जाते हैं। अगला मैच हुआ रेडलेट में। जनरली यहाँ पे रन्स बनते हैं, जो हम जानते भी हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 168, बहुत ज़्यादा स्कोर यहाँ पे भी नहीं था। हैमॉन्ड फिर से आपको दिख जाते हैं ब्रेसी के साथ। बाकी जैक टेलर ने कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी करके रखे हुए थे, और हेल्म करंट स्क्वाड मेंबर्स में जिन्होंने 1 विकेट निकाला हुआ था। मिडिलसेक्स को 148 का टारगेट मिला था 18 ओवर में डकवर्थ लुईस के चलते, तो उन्होंने वो चेस कर लिया। करंट स्क्वाड में से कोई है नहीं, लेकिन पेन आपको दिख जाते हैं। तो ये मैच मिडिलसेक्स ने जीता, लेकिन रन वही मिड रेंज के भीतर ही रह रहा है अभी तक। हाई स्कोरिंग ऐसा कुछ नहीं, और लो स्कोरिंग भी उतना कुछ नहीं देखने मिला। लोएस्ट स्कोर हमने यहाँ पर 148 का बनते हुए देखा था, और दोनों ही मैच में चेजिंग टीम जो है जीती है। अगला मैच ये हुआ रेडलेट में। यहाँ पर मिडिलसेक्स ने थोड़ा बेहतर करा, जहाँ पर आपको एस्किनाजी के अलावा क्रैकनेल जो जनरली रेडलेट के ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, हमने ये पहले भी देखा हुआ है। मॉर्गन जो अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे करंट स्क्वाड के बॉलरों में से पेन आपको दिख जाते हैं, एक आध करके विकेट्स इनके हैं। शॉ स्मिथ, ग्लॉस्टरशायर ने इस बार चेस करते हुए मैच जीत लिया। 18 ओवर में 156 का टारगेट था उनको, और उन्होंने चेस कर लिया। जहाँ पर फिर से आपको हैमॉन्ड दिख जाते हैं, और ये कुछ परफॉर्मर्स है जहाँ से हिगिंस और कॉबिन अवेलेबल नहीं है, और ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा। सेकेंड लास्ट मैच ये भी शिल्टनहैम में हुआ। तो ब्रिस्टल में कोई मैचेस हमें देखने नहीं मिल रहे हैं। अगर हम आखिरी 5 मैचों की बात करें तो रन उसी रेंज में बन रहा है। देखो 170 के आसपास ही जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम भले बने हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ना ही बैटिंग कोलैप्स हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा स्कोर्स हमें देखने मिल रहे हैं। मिड रेंज या मोर देन एवरेज टोटल हम यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं। ब्रेसी फिर से, हिगिंस कॉबिन अवेलेबल नहीं है, वैन ब्यूरन भी अवेलेबल नहीं है। हॉलमन के यहाँ पर भी 2 विकेट से लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे। बाकी साउटर कूलर, मिडिलसेक्स चेस नहीं कर पाई, और ये पहली बार है आखिरी 4 मैचों में जहाँ पर चेसिंग टीम चेस नहीं कर पाई। क्रैकनेल और होल्डन के कुछ स्कोर्स थे, और बेनी हवेल और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में रेड में हुआ था, काफ़ी बड़ा स्कोर यहाँ पे हमें देखने मिला। मतलब 170 के आसपास चल रहा था मामला, लेकिन यहाँ पर अचानक से ही बहुत ज़्यादा रन बन गए। और ये पहला मैच था मेरे ख्याल से मिडिलसेक्स का भी, और इस दौरान उन्होंने 2-3 मैच लगातार जीते थे। तो 229 बनाए थे उन्होंने। इसकी राशि के अलावा क्रैकनेल, होल्डन, मॉर्गन, हिगिंस के 3 विकेट थे जो अवेलेबल नहीं है। बाकी पेन कंसिस्टेंट है, नसीम शाह जो अभी खेल नहीं रहे, हवेल, ग्लॉस्टर चेस नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था। हैमॉन्ड कई बार नाम आ चुका है इनका, हिगिंस अवेलेबल नहीं है, हवेल है। एंडरसन, हॉलमन लगातार तीसरे मैच में 2-2 करके विकेट्स हैं। नोटिस करो, देखो हॉलमन के यहाँ पे 2 विकेट्स, उसके बाद यहाँ पे भी 2 विकेट्स थे। ठीक है,
उसके पहले यहाँ भी उनके 2 विकेट थे। लगातार 3 मैच उन्होंने खेले, तीनों ही मैच में 2 विकेट उन्होंने निकाले। बाकी हैमंड का नाम कई बार आ चुका है, हिगिंस, हॉवेल। हैमंड ऑफकोर्स प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है, जब तक खेलेंगे तब तक मारेंगे, ऐसे मेंटालिटी रखते हैं। और एंडरसन, हॉलमन, कुलन, टीआर जोन्स, ग्रीन, ये विकेट्स के मामले में रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इंडिविजुअल नाम हमें नहीं मिल रहे हैं। हॉलमन एक नाम ज़रूर है, रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं तीनों ही मैच में उन्होंने परफॉर्म करा है बॉलिंग से। इसके अलावा हैमंड, ब्रेसी, हॉवेल जो पुराने प्लेयर्स हैं यहाँ से हमें देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे बिल्ली की तरफ से एस्किनासी का नाम आया है, क्रैकनेल के कुछ नाम आए हैं, होल्डन के कुछ नाम आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। होल्डन के यहाँ पर 27 थे, उसके पहले 50 नॉट आउट उन्होंने बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्कोर्स इनके भी हैं, मतलब कॉन्सिस्टेंट नहीं ऑफकोर्स, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, और रन्स यहाँ पे बने हैं उतना कुछ, मतलब बैटिंग कोलैप्स वाला सीन तो अब तक नहीं आया है। बिल्कुल पहला मैच जो था वहाँ पे 148 हमने बनते हुए देखा था, वही लोएस्ट स्कोर है इस फिक्चर में अभी तक। बाकी रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं दोनों टीम की बॉलिंग को देख के। ठीक है, दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग में क्योंकि है नहीं, तो वो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी क्लॉस्टर अगर आगे है, ठीक है, लास्ट मैच बिल्ली जीती है, उसके पहले तक वो 3-1 से आगे चल रहे थे। लास्ट मैच जीत के 3-2 करा है बिल्ली ने। और इस ग्राउंड पे हमें रिसेंटली कोई मैच देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से हम कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी अगर हम होम मैच के हिसाब से बात करें, जो आज का भी होम मैच ही है ग्लॉस्टरशायर का, तो शेल्टनहैम रहा है उनका होम। तो शेल्टनहैम में ग्लॉस्टरशायर ने ये मैच जीता था, लास्ट मैच हुआ था पिछले सीजन में। और उसके पहले वाला जो शेल्टनहैम का मैच था वहाँ पे भी ग्लॉस्टरशायर ने ही जीता था। दोनों ही मैच होम मैचेस जो हैं ग्लॉस्टरशायर ने जीते हैं। अवे मैच में 2-1 से वो पीछे है। ठीक है, तो ये सीन है हिट टू हिट से जो हम देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। समराइजेशन करने लायक कोई प्लेयर यहाँ पे नहीं है, तो कुछ नाम जो हम नोटिस करे हैं उनको आप देख सकते हैं। आए थे इस ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। इस ग्राउंड पे हमने क्या देखा था, जो हैम्पशायर के अगेंस्ट में जो लास्ट मैच हमने कवर करा था, कि रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, छोटा मोटा स्कोर बना के आप यहाँ पे उम्मीद नहीं रख सकते डिफेंड करने का। स्पिनर्स का उतना कुछ रोल तो नहीं रहता है, लेकिन टॉम स्मिथ एक स्पिनर है जिन्होंने यहाँ पे कुछ काम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जो चीज़ मैंने आपको बताई वही यहाँ पर सही हो रहा है या नहीं। तो देखो 161 बहुत कम स्कोर भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं। हैमंड, हॉवेल, जैक टेलर, कुछ परफॉर्मेंसेस आपको इनको देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम यही होता है कि ये बहुत नीचे बैटिंग आते हैं, लेकिन जब तक इनको मौका मिलता है ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देते हैं। पेसर्स का अपर एंड है, सोमरसेट ने बहुत इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर पेन और स्मिथ के विकेट्स आपको दिख जाते हैं। अगला मैच ग्लॉस्टरशायर बनाम ससेक्स का मैच हुआ। ग्लॉस्टरशायर ने फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया। ब्रेसी जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, पहले तो ओपनिंग कराया जा रहा था, अभी नंबर 4-5 तक भी आ रहे हैं, तो जब तक बैटिंग मिल रहा है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वैसे ब्रेसी अच्छे प्लेयर ही हैं, ठीक है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। इंजरी के चलते इनको उस तरह से ढंग से मौके नहीं मिल पाते थे, लेकिन अभी जब ढंग से मौके मिल रहे हैं उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग करी हुई है। फिलिप्स जो पिछले सीजन में एक डिफॉल्ट कैप्टन हुआ करते थे इस ग्राउंड पे, हालांकि इस सीजन में उस लेवल का परफॉर्मेंस इनका नहीं है। जैक टेलर देखिए जितनी बैटिंग उनको मिल रही है अच्छा ही कर रहे हैं। पेसर्स का अपर हैंड, ससेक्स चेस नहीं कर पाई, जहां पर आपको पेन के अलावा वैन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जो आपको भी देखने को मिल जाते हैं। और पेसर्स ही है, देखो ज़्यादा कोई स्पिनर का कुछ नहीं है वैसा। टॉम स्मिथ का कुछ नाम आपको बीच में मिल सकता है, बाकी कुछ खास नहीं। अगला मैच यही एक लौता मैच था मेरे ख्याल से जहाँ पर बॉलिंग डोमिनेशन करा ग्लॉस्टरशायर ने। पेन ने यहाँ पर लीड करा था, बाकी चैपल जो अभी नॉटिंघमशायर में वापस जा चुके हैं मेरे ख्याल से, और स्मिथ, हिगिंस, ग्लॉस्टरशायर ने चेस कर लिया, जहाँ पर फिलिप्स और जैक टेलर देखिए जब भी बैटिंग मिल रही है कुछ ना कुछ स्कोर 20, 25, 30 जो भी हो स्कोर वो बना रहे हैं पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच 10 ओवर का मैच हुआ। 10 ओवर में 101 रन बना दिए ग्लॉस्टरशायर ने। हैमंड, ब्रेसी पेसर्स का अपर हैंड, और सोमरसेट को यहाँ पर चेस कर लिया सोमरसेट ने 9 ओवर में, जहाँ पर आपको शॉ, पेन, हॉवेल और स्मिथ के यहाँ पर बीच बीच में कभी कभार विकेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था हैम्पशायर और ग्लॉस्टर के बीच में, यहाँ पर भी हमें मोर देन एवरेज या हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला। 178 बना था हैम्पशायर ने। हिगिंस के 3 विकेट, मैं हमेशा कहता हूँ हिगिंस 8th ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं और उनको 10th ओवर में ही बॉलिंग मिलती है, तो वो चीज़ यहाँ पे हुआ था। बाकी आमिर जो अवेलेबल नहीं है, लास्ट मैच में इंजरी हुई थी इनकी। टॉम स्मिथ, डेविड पेन, ग्लॉस्टर ने चेज नहीं वो कर पाए, जहाँ पर आपको फिर से देखिए ब्रेसी, टेलर जितना मौका मिल रहा है, टेलर हमेशा कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। नोटिस कर सकते हैं आप, लगभग हर मैच, लगभग नहीं मेरे ख्याल से हर मैच पे रन बनाए थे। 37, उसके पहले यहाँ पर उनको बैटिंग शायद नहीं मिली होगी, उसके बाद पहले 31 नॉट आउट, उसके बाद 21, उसके पहले 28, तो स्कोर्स इनके हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉलिंग भी कभी कभार कराने लग जाते हैं। और हवेल ने यहाँ पर बना था पेसर्स का अपर हैंड। तो बात यह है कि रन्स यहाँ पे बन सकते हैं। 170 के नीचे तो कोई बात यहाँ पे जनरली नहीं होती है, ठीक है, और यहाँ पर 200 के पार भी स्कोर हमने पास्ट में बनते हुए देखे हैं, तो रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। आप यहाँ पे रनों की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि हेड टू हेड में तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि हेड टू हेड में कोई मैच हुआ नहीं रिसेंटली, लेकिन रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। पेसर्स का अपर हैंड होता है। एक ही स्पिनर है टॉम स्मिथ, कॉन्सिस्टेंट नहीं है, लेकिन 10 में से 5-6 मैच में, 7 मैच में आपको उनका नाम जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है, और उतना कॉन्सिस्टेंटली कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ग्लेन फिलिप्स एक नाम हुआ करते थे,
पहले जब पिछले सीजन में जो कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे परफॉर्म करते थे, लेकिन अभी तो उतना अच्छा फॉर्म उनका नहीं दिख रहा है। बाकी हॉवेल, जैक टेलर, डेविड पेन वगैरह जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके नाम हमें देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रही हैं और यही सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते थे ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम आए थे प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो मिडिल की तरफ से कोई मेजर चेंजेस की उम्मीद नहीं है। एंडरसन पिछले मैच के स्क्वाड में थे, लेकिन इंजरी के चलते वो बाहर हो चुके हैं। तो मैक्स हैरिस शायद नाम है इनका, मैक्स हैरिस जो है ये लास्ट मैच है 2 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था, यही खेलेंगे। लाइक टू लाइक चेंज है। एंडरसन की तरह शायद अभी बैटिंग में इनको ऊपर नहीं भेजा जाए, आने वाले समय में वो भी हो सकता है, लेकिन टैलेंटेड हैं और बॉलिंग भी उन्होंने डिसेंट कराई है, बैटिंग हैंड भी बुरा नहीं है, देखने लायक प्लेयर तो है ही। बाकी देखिए यहाँ पे किसी उतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। कभी एस्किनाजी के कुछ रन्स हैं, क्रैकनल के रन्स हैं, होल्डर के रन्स हैं, बीच बीच में उतना कुछ कॉन्सिस्टेंट कुछ नहीं है। तो ये तीनों ही आप कॉन्सिडरेशन में रख सकते हो, या फिर तीनों में से दोनों को परसेंटेज देख के आप रख सकते हो। एस्किनाजी आप जरूर छोड़ना नहीं चाहोगे, बाकी उसका कुछ खास प्रायोरिटी मेरा किसी पे भी नहीं है, तीनों में से 2 को लेकर चलना है। ठीक है, बाकी डेविड सिम्पसन मुझे लगता नहीं कि आप मौका दे पाओगे। हॉलमन मिलिटरी में जरूर से होंगे, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। क्रिस ग्रीन देखना पड़ेगा, मुझे बॉलिंग से तो उम्मीद नहीं है। प्रॉब्लम एक होता है कि क्रिस ग्रीन को बहुत क्रिटिकल ओवर्स में बॉलिंग मिल जाती है, तो इसीलिए वहाँ से उनको विकेट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको टीम में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। बाकी अगर इनको नॉर्मल स्पिनर्स की तरह यूज़ किया जाता है, मिड ओवर्स में बॉलिंग मिलती, बॉलिंग खत्म कर दिया जाता तो शायद अलग बात होती। क्रिस ग्रीन का यही है कि उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग मिल जाती है और वहाँ से विकेट निकाल लेते हैं, तो इसलिए टीम में रख सकते हो। काफ़ी लोग कैप्टन वाइस बना सकते हैं इनको, लेकिन मुझे कुछ खास उम्मीद यहाँ से उनकी दिख नहीं रही है। उसके बाद मैक्स हैरिस हैं, हेलन वालावीता, बेहरेंडॉर्फ। यहाँ पे किसी पे भी मुझे कुछ खास प्रायोरिटी नहीं है। बेहरेंडॉर्फ बॉलिंग सेकंड में हमेशा कहता हूँ रखना पड़ता है। लास्ट मैच पे भी मतलब इस सीजन बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो उनके आए हैं वो बॉलिंग सेकंड में ही आए हैं। हालांकि खास तो कुछ करा नहीं है उन्होंने भी, लेकिन जितना भी है बेस्ट अगर आप देखोगे तो बॉलिंग सेकंड में आपको देखने मिलेगा। हेलन ऑफकोर्स आप खास कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लॉर्ड्स का ग्राउंड होता फिर भी सोचते। मैक्स हैरिस आप देख सकते हो ये बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों में से मिनिमम 2, अगर 3 भी पॉसिबल हो तो 3 को लेकर चल सकते हो, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी कॉबेन जो है नहीं खेलने वाले हैं, तो इसलिए बैटिंग थोड़ी सी कम हो ही रही है। उसके बाद हॉलमन और ग्रीन, तो यहाँ से हो गया 4 प्लेयर्स, और उसके बाद बेहरेंडॉर्फ को बॉलिंग सेकंड में, नहीं तो मैक्स हैरिस या मैक्स हैरिस को आप ले सकते हो। तो ये 5-6 प्लेयर्स हैं जिनमें से आप लेना चाहोगे। वैसे भी मिडिल की तरफ से मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स आपको देखने मिलते हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा प्लेयर्स लेने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। बेंच पे जॉर्ज डे शेयर्स हैं और ग्रेटवुड हैं, लगता तो नहीं कि इनको खिलाने का मौका मिलेगा, देखते हैं आगे। ग्रॉस से बात करें तो हैमंड और डेंट ओपनिंग कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। मैं हमेशा कहता हूं इन दोनों में से किसी को भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। हैमंड प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है, भले ही रिकॉर्ड्स हो कुछ हो, आप इनके बारे में ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और डेंट जब से वापस आए हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर बना के रखा हुआ है, और ये दोनों ही मतलब ऐसे प्लेयर हैं, अगर मतलब 2-3 ओवर रह गए तो बहुत मार सकते हैं, इतनी एबिलिटी है इनके पास। तो ये है, बाकी आप देख सकते हो रिकॉर्ड्स तो हैमंड के ही हैं, डेंट के कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है। ब्रेसी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और लोग इनको फिर भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कीपर जो है इनके ऊपर लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि फिलिप्स से ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं वो, लेकिन फिलिप्स कभी कभार बॉलिंग कर लेते हैं, और इस ग्राउंड में मैं फिलिप्स को ड्रॉप करने का सजेशन तो नहीं दूंगा। तो पॉसिबल हो दोनों कीपर को लेकर चलो, ठीक है, लेकिन ब्रेसी को छोड़ने का सजेशन मैं जनरली नहीं दे रहा हूँ इस मैच में। बाकी कुछ न्यू प्लेयर्स इंक्लूडेड हुए हैं, जिनमें से जॉर्ज स्कॉट खेल सकते हैं। जॉर्ज स्कॉट पिछले सीजन के रॉयल लंदन कप में कंसिस्टेंट मेंबर रहे हैं, जब फर्स्ट टीम प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो काफ़ी सही प्लेयर हैं, इनको आप नोटिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा हुआ है। बॉलिंग शायद ही मिल जाए, लेकिन बैटिंग हैंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप अपनी टीम में मौका दे पाएंगे। जैक टेलर का आपने देख लिया क्या सीन है। बेनी हॉवेल तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे, बाकी डेविड फेन इनको आप छोड़ना नहीं चाहोगे, और टॉम स्मिथ अगर स्पेस बन रहा है तो ले सकते हो, बाकी कोई खास प्रायोरिटी मेरा नहीं है। तो यहाँ से ये 4 में से 3, मिनिमम 3 अगर पॉसिबल हो तो 4 ही। उसके बाद बेनी हॉवेल 5 आपके हो गए। अगर इन चारों में से आप 3 की जगह पे 2 लेते हो तो जैक टेलर को आप कंसीडर कर सकते हो। जैक टेलर बहुत रिस्की इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग आते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या पता 20-25 रन के लिए आप इनको कंसीडर ना करना चाहो। उसके बाद बेनी हॉवेल आपके लिए मेन ऑलराउंडर हो जाते हैं। हॉलमन और बेनी हॉवेल मेरे लिए मेन ऑलराउंडर्स हैं इस मैच में। बाकी सेफ रहने के लिए क्रिस ग्रीन को मैं ले लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे पॉल वैन विकरन खेल सकते हैं, जॉश शॉ खेल सकते हैं, और टॉम स्मिथ एक लौते स्पिनर होंगे। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कैप्टन में चॉइस की बात करें, मिडिल की तरफ से एस्किनाजी ग्रीन परसेंटेज कैप्टन है। एस्किनाजी के साथ कैप्टन भास्कर लोग नहीं भी बनाए, लेकिन टीम में तो सबके होंगे। उसके बाद हॉलमन और बेरेंडॉर्फ, रिस्की में होल्डन, क्रैकनेल जैसे बैट्समैन होंगे, और मैक्स हैरिस अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। एंडरसन जैसी ही पोटेंशियल है इनके पास, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी शायद बैटिंग इनको ना मिले, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग डिसेंट कराई थी इन्होंने।
ग्लॉस्टर की तरफ से फिलिप्स हॉवेल के आसपास लोग जाएंगे क्योंकि हिगिंस अभी नहीं है, और उसके बाद ब्रेसी पेन, रिस्की में हैमॉन्ड डेन जैसे बैट्समैन जो हैं वो हो सकते हैं। बाकी कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक मटेरियल तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। मेजरली मुझे लगता है हॉवेल ग्रीन ये कॉम्बिनेशन आपको स्मॉल लीग में देखने मिल सकता है, या फिर अगर लोग अलग कुछ करना चाहते हैं तो फिलिप्स और या स्किनासी में से लोग जा सकते हैं। अच्छा, ये 8 प्लेयर्स लगभग मेरे कॉन्फर्म है। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत छेड़खानी करने की सोच रहा हूँ। कैसा छेड़खानी बता देता हूँ मैं। देखो, अगर आपको सेफ जाना है कीपर सेक्शन में फिलिप्स और यहाँ से ग्रीन को लेकर चलो। अभी मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा, यहाँ पे अगर मैं फिलिप्स को ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रीन को ले लेता हूँ, तो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करने लायक कोई जगह होगा नहीं। ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कर भी नहीं पाऊँगा अगर मुझे चाहिए होगा भी तो ऐसा मैंने यहाँ अभी ऐसा बना के रखा हुआ है। अगर यहाँ पे ग्रीन को आप चांस ले पाते हो, देखो ग्रीन को हमेशा ही अगर आप ड्रॉप करते हो तो वो एक रिस्क रहता है, तो वो एक कंसिडर करके चलना। मुझे इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती हुई नहीं दिख रही है, रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है। बाकी बैटिंग से या फिर डेथ ओवर में बॉलिंग करके कुछ कर ले तो अलग बात है। और यहाँ पे फिलिप्स फॉर्म पे बिल्कुल नहीं है, बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं, और यहाँ पे तो वैसे भी ऑफ स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं खास, स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है खास। तो ये दोनों पॉइंट्स के लिए मैं इन दोनों के ऊपर चांस ले रहा हूँ। फिलिप्स मैं फिर भी शायद ले लूँ, ग्रीन का मुझे कई बार सोचना पड़ेगा, तो ग्रीन को शायद मैं रख भी लूँ, फिलिप्स का मैंने यहाँ पे चांस ले लिया है। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में मैंने होल्डन और स्किनाजी को लिया है, साथ में हैमॉन्ड है और कॉपेन। यहाँ पर मेरे को जिनको लेना था वो थे डेंट अच्छा कर रहे हैं आने के बाद से, मेरे ख्याल से हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनके हैं, तो ये एक हैं। और बाकी क्रैकनेल जैक टेलर, ये दोनों भी ऑप्शन है। जैक टेलर को बैटिंग फर्स्ट में, बैटिंग सेकंड में भी आप देख सकते हो, ये डिसेंट ही कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ये भी कोई बुरा कुछ नहीं है। बॉलिंग पे मैंने टॉम स्मिथ और डेविड पेन को लिया है। टॉम स्मिथ कंसिस्टेंटली विकेट्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक लौते स्पिनर है जो विकेट्स में आते हैं, यही बात है, तो वो आप देख सकते हो। और बाकी अगर मैं यहाँ से बात करूँ ब्रिटिश की तरफ से, तो लोग ले रहे हैं बेहरेनडॉर्फ को बॉलिंग सेकंड में, डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट में आप चांस ले सकते हो। और नहीं तो यहाँ पर मैंने बता दिया मैक्स हैरिस के बारे में, जिनके पास बैटिंग हैंड भी काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग भी डिसेंट कराया था उन्होंने, तो ये आप देख सकते हो। और नहीं तो यहाँ पर पॉल वैन मिकेरन भी खेलेंगे, जो भी जब तक उनको मौके मिले हैं उन्होंने अच्छा करा है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, इवन नीदरलैंड्स के होकर भी उन्होंने विकेट्स निकाले हुए हैं, तो वो भी एक ऑप्शन बनते हैं जो कि आज के मैच में खेल सकते हैं। जॉश शॉ, पॉल वैन मिकेरन, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये थर्ड बॉलर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और रिस्क अगर लेना है तो मैंने बता दिया ग्लेन फिलिप्स और क्रिस ग्रीन, इनके ऊपर। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो पूरी दुनिया के कैप्टन मेरे ख्याल से बेनी हॉवेल होने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई वो बात नहीं है कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए हॉलमन, जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। ग्रीन को भी आप बना सकते हो अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो, और अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये रही सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।